वेलकम स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं सात्मीकरण या एसिमिलेशन की। पिछले वाले लेक्चर में हमने कोऑपरेशन या सहयोग की बात करी थी। ये एग्जाम्पल है एसोसिएटिव प्रोसेस के सहयोगी प्रक्रिया की। सात्मीकरण सामाजिक संपर्कों का अंतिम प्रतिफल है, क्योंकि इस प्रक्रिया का अर्थ इसके द्वारा एक सांस्कृतिक समूह दूसरे सांस्कृतिक समूह में विचार, रहन सहन के तरीके, विश्वास और ऐतिहासिक परंपराओं को इस प्रकार अपना लेता है, दोनों की संस्कृतियों के बीच कोई भेद नहीं रह जाता है। सात्मीकरण कितना शीघ्र होगा या होगा भी नहीं, अनेक दशाओं पर निर्भर करता है। इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है कि उन संस्कृतियों के मध्य संपर्क की प्रकृति या अवधि तथा उन दोनों के बीच में विद्यमान भिन्नता की गहराई और विस्तार। भारतीय समाज और संस्कृति में सात्मीकरण की प्रक्रिया का लंबा इतिहास है। प्राचीन समय में शक और हूण जैसे अनेक विदेशी कबीले भारत में आए और विजय पराजयों की श्रृंखला के बावजूद यहीं रहने लगे। आज भारतीय समाज में उनका अवशेष भी नहीं मिलता है। उन्होंने भारतीय संस्कृति को इस प्रकार ग्रहण कर लिया कि वे भारतीय समाज में ही आत्मसात हो गए। एसिमिलेट पूर्णतः, जैसे अगर हम आगे प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइब्स, जनजातियों की बात करी थी, तो कैसे इनकी समस्याओं को दूर करना चाहिए, उसके लिए कई विद्वानों ने सात्मीकरण का भी सुझाव दिया कि इनको जो है, जितनी भी जनजातियां हैं, इनको मुख्य धारा में लाया जाए, क्योंकि इनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो या तो ये हो कि उनको बिल्कुल आइसोलेट कर देना चाहिए, या उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनको मुख्य धारा में, और जब वे मुख्य धारा में आएंगे तो हर एक जनजाति की अपनी एक संस्कृति होती है और वो संस्कृति जो है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए कई लोगों ने इनको नेशनल पार्क, कैसे राष्ट्रीय पार्क बनाए जाने चाहिए, इसका भी सुझाव दिया था। सात्मीकरण जो है वह अनंत प्रवेश और एकता की एक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति और समूह दूसरे व्यक्तियों या समूहों की धारणाएं, भावनाएं, दृष्टिकोण को सीखता है या अर्जित करता है तथा उनके अनुभव और इतिहास के भागीदार बनकर उनके साथ एक सामान्य सांस्कृतिक जीवन समाविष्ट हो जाते हैं। अगर इसमें हम देखें तो इस प्रक्रिया में 3 स्तर है। पहला व्यक्ति, दूसरा समूह और तीसरा समुदाय। बहुत सारे लोगों में जो विचारक हैं, इन्होंने अपने अपने परिभाषाएं दी हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं ऑकबर्न एंड निमकॉफ की परिभाषा। ऑकबर्न एंड निमकॉफ की परिभाषा। इसमें सात्मीकरण की प्रक्रिया जिसके द्वारा असमान व्यक्ति या समूह समान हो जाते हैं। दो अलग अलग व्यक्ति ए एंड बी, ये दोनों या तो ए हो जाते हैं, या दोनों ये बी हो जाते हैं, या दोनों ये ए हो जाते हैं। दोनों के अलग अलग कोई आइडेंटिटी इन दोनों के मध्य नहीं रहती है, अर्थात वे अपने स्वार्थों और दृष्टिकोण में समान हो जाते हैं। सात्मीकरण एक वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति और समूह की एक ही भावना, उद्देश्य में भागीदारी करने लगते हैं। वैसे हम अभी तक जो सात्मीकरण की परिभाषा दी है या हमने समझाने का प्रयास किया है, उसके आधार पर हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सात्मीकरण शब्द का अर्थ हम उसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि कोई भी चीज़, जैसे कभी कभी
कोई शब्द हम सात्मीकरण का प्रयोग कर रहे हैं, परंतु सम्मिश्रण शब्द प्राणीशास्त्रीय में होता है, जिसका अर्थ एक प्रक्रिया से है जिसके द्वारा रक्तों का मिलन होता है। और जब दो विभिन्न जातियां के व्यक्ति एक दूसरे के शारीरिक संबंध में बनते हैं तो सम्मिश्रण की प्रक्रिया घटित होती है। स्पष्ट है कि सात्मीकरण एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। जैसे आपने कई पेड़ पौधों की आपने जैसे अपने देखे होंगे गुलाब, कई गुलाब जो है दो अलग अलग कलर के होते हैं, तो उनको हाइब्रिड किया जाता है, दोनों को मिलाया जाता है और दोनों को मिलाने से दोनों के गुण आ जाते हैं, है ना। वैसा ही कुछ जो है संस्कृति में होता है कि जब दो अलग अलग संस्कृतियां मिल जाती है आपस में, नो डाउट दोनों के तत्व तो मिल जाएंगे, बट एक नई चीज़ जो है वो तैयार हो जाती है, एसिमिलेट हो जाती है। तो जो चीज़, जो संस्कृति का स्थायित्व या हम ये कहें वो ज़्यादा होगा, तो वो जैसे ए ज़्यादा मजबूत रही तो ए में समाहित हो जाती, या बी ज़्यादा मजबूत रही तो वो ए उसमें समा जाएगा। तो संस्कृति जो है वह सात्मीकरण एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, प्राणीशास्त्रीय नहीं। यह सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। दोनों के परिणाम में भी स्पष्ट अंतर है कि सम्मिश्रण का परिणाम वर्ण संकर, हाइब्रिड नस्ल का विकास होना, जबकि सात्मीकरण का परिणाम सांस्कृतिक एकता होना। कोई नई चीज़ बनकर तैयार नहीं होती है, जैसे मैंने ए और बी का कहा या बी का ए का कहा, तो ऐसी कोई नई चीज़ नहीं होती है। जो मजबूत होता है उसका वो दूसरे को अपने में समावेश कर लेता है। जैसे ए संस्कृति मजबूत रही तो ए ने बी को अपने अंदर समावेश कर लिया, या बी मजबूत रही तो बी ने ए को अपने अंदर समावेश कर लिया। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो इस प्रकार है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, कि पहला, सात्मीकरण प्राय स्वाभाविक व अचेतन प्रक्रिया होती है। इट इज नेचुरल, स्वाभाविक, या जिसको हम कहते हैं अचेतन। दूसरा, इसकी प्रक्रिया धीमी होती है, गति जो है धीमी होती है। पहले की हम बात करें स्वाभाविक और अचेतन की, तो ये अनकॉन्शियस, आपको कोई डेलिबरेटली चेंज नहीं करना होता है, जानबूझकर कोई घटना घटित या जानबूझकर परिवर्तित नहीं होती है, धीरे धीरे एसिमिलेट होती जाती है, धीरे धीरे उसमें आत्मसात होती जाती है और पूर्णतः उसमें समावित हो जाती है। और ये इसकी स्पीड जो होती है बहुत स्लो होती है, ग्रेजुअल होती है। कोई भी सांस्कृतिक समूह दूसरे सांस्कृतिक समूह में एकदम समाविष्ट नहीं हो सकता है। जैसे मैं आपको इम्पोर्टेंट चाय बताती हूँ एग्जाम्पल। हमारे एक संस्कृति का छोटे से छोटा तत्व चाय, ठीक है, चाय जो है ये इट इज़ नॉट एन इंडियन कल्चर, संस्कृति नहीं है। मगर जैसे ही धीरे धीरे, तो पहले तो जब यहाँ पे हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स लोग पीते थे, और धीरे धीरे फिर इलीट क्लास जो अभिजन वर्ग है या जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो ऊंचे लोग थे वह पीते थे, और स्लोली एंड स्लोली, और आज ये हो गई है, ये पूरे भारत की एक सोशल बर्वेज होगी। मतलब एक सामाजिक, कोई भी किसी के गांव में भी चले जाओगे तो सीधे पहले चाय पी के जाओ। तो ये जो है इसका जो सात्मीकरण जो हुआ है, ये जो एसिमिलेट हुई है, इट टुक अ लॉन्ग टाइम, ग्रेजुअली हुई है और धीरे धीरे हुई है। तीसरी जो बात है, यह प्रक्रिया दो समूह के बीच आंतरिक भिन्नताओं को समाप्त कर उन्हें एक रूप में डाल देती है। तो कुल मिला के इसमें क्या आती है? यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक रूपता। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है एक रूपता। यह प्रक्रिया दो समूह के बीच आंतरिक विभिन्नताओं को समाप्त कर उन्हें एक रूप में डाल देती है। इस बात की अनेकता में एकता का सिद्धांत की पक्षधर नहीं, वरन अनेकता
को हटाकर समरूपता या यूनिफॉर्मिटी स्थापित करने में विश्वास रखती है। सात्वीकरण की प्रक्रिया का संबंध संस्कृति के भौतिक पक्ष की अपेक्षा संस्कृति के अभौतिक पक्ष से ज़्यादा होता है। इसका संबंध किससे होता है अधिक? अभौतिक पक्ष। संस्कृति का अभौतिक पक्ष विचार, दर्शन, रीति रिवाज, धर्म, ऐतिहासिक परंपरा, मूल्य आदि। फिर हम बात करते हैं सात्वीकरण की अवधारणा एक प्रक्रिया की ही द्योतक नहीं वरन एक विशेष स्थिति स्टेटस को भी प्रकट करती है। ये किसको प्रकट करती है? एक विशेष स्थिति को ये प्रकट करती है। अब कौन सी ऐसी कंडीशन है या अनुकूल अवस्थाएं हैं जो सात्वीकरण में सहायक होती है? कंडीशन जो कि सात्वीकरण में सहायक होती है। पहला, टॉलरेंस या हम जिसको कहते हैं सहिष्णुता। सात्वीकरण की सर्वश्रेष्ठ विशेषता सहिष्णुता है, क्योंकि जब तक विचारों, भावनाओं, कार्यों के प्रति परस्पर सहनशीलता की भावना का उदय नहीं होगा तब तक संबंधों में घनिष्ठता स्थापित नहीं की जा सकती है। दूसरा, संपर्क, कॉन्टैक्ट। सात्वीकरण में घनिष्ठ सामाजिक संपर्क विभिन्न समूह के समान गुणों को प्रोत्साहन देता है, क्योंकि सहनशीलता इसी आधार पर पनपती है। फिर हम बात करते हैं तीसरा, समान सुविधाएं। अधिक से अधिक समान सुविधाएं, आर्थिक सुविधाएं भी सात्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण ढंग से सहायक होती है। कल्चर सिमिलरिटी, समानता। अधिक का अधिक समूह में अगर समानता होगी दोनों के बीच में तो बहुत अच्छी तरीके से ये समावेश हो पाएगा। फिर बात करते हैं सम्मिश्रण की। सम्मिश्रण की अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज भी सात्वीकरण की अनुकूलता अवस्था है जिसमें प्रोत्साहित करना ही चाहिए, क्योंकि विश्व के प्रत्येक समाज में विवाह ही सर्वाधिक आत्मीय संबंध विवाह सम्मिश्रण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अब कौन से ऐसे हैं जो उसका विरोधी कारक है, जिससे एसिमिलेशन होने में कठिनाई होती है? विरोधी कारक। विरोधी कारक पहला है उच्चता की भावना। पहला क्या है? उच्चता की भावना। यदि दोनों संस्कृति में एक में उच्चता की ग्रंथि होती है तो दूसरी को हीन समझकर उन्हें व्यवहार करती है, तो सात्वीकरण में ये बाधा उत्पन्न करती है। दूसरा, पृथकता। यदि दोनों संस्कृतियों के बीच संपर्क होता है परंतु जीवन की दशाएं ऐसी होती है जो उन संपर्कों की मात्रा और गहराइयों को न बढ़ाकर उन्हें पृथक बनाए रखने वाली है, तो सात्वीकरण की प्रक्रिया में बाधा आएगी। आमतौर पर यह पृथक करने वाली दशाएं भौगोलिक दुर्गमता, भाषाई विभिन्नता और यातायात संचार के साधनों का अभाव होता है। फिर हम बात करते हैं इसमें सामाजिक उत्पीड़न की। सामाजिक उत्पीड़न की। यदि एक समूह दूसरे समूह को मानसिक और सामाजिक उत्पीड़न करता है तो सात्वीकरण नहीं हो पाता है। इस सात्वीकरण का अगर एग्जाम्पल जैसे हम दे दूँ तो अमेरिका या दक्षिण अफ्रीकी में रंगभेद की जो नीति है, जहाँ गोरे लोग, काले लोग, निगरों को मंदबुद्धि समझते हैं और आर्थिक व सामाजिक जीवन में उनका शोषण होता है, तो इससे सात्वीकरण में बाधा उत्पन्न होती है।
फिर है शारीरिक लक्षणों और वर्ण की विभिन्नताएं। शारीरिक लक्षणों व वर्ण की विभिन्नता। मनुष्य के रंग रूप और शारीरिक लक्षणों में महत्वपूर्ण भिन्नता उनके बीच सात्मीकरण में बाधा होगी, पर क्योंकि मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह अपनी ही तरह के लोगों की ओर आकर्षित होता है। जैसे एक से पंख वाली चिड़िया एक ही समूह में उड़ती है, मानव में भी ये प्रवृत्ति अपनी प्रजाति के प्रति जागरूकता कही जा सकती है। लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट है अस्मिता संरक्षण। प्रत्येक समाज में के जो सदस्य होते हैं उनकी प्रवृत्ति भी पृथक पृथक पहचान बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए वे किसी प्रबल संस्कृति के संपर्क में आने पर अपनी मौलिक सांस्कृतिक तत्वों के अस्तित्व के लिए आशंकित रहते हैं कि कहीं ऐसा नहीं कि मेरी खुद की पहचान मिट जाए। अपनी अस्मिता को बनाए रखने के लिए वे बलिदान करने को तत्पर होते हैं। अस्मिता संरक्षण की यह भावना सात्मीकरण में बाधा उत्पन्न होती है। पर संस्कृतिकरण और सात्मीकरण दो संस्कृतियों की संपर्क में जनित अनुकूलन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कभी पर संस्कृतिकरण पर ही सामंजस्य की प्रक्रिया एक हो जाती है। दोनों की एक ही संस्कृतियाँ अपने पृथक पृथक अस्तित्व बनाए रखते हुए पारस्परिक सांस्कृतिक आदान प्रदान में समृद्ध होती है। दूसरी ओर कभी कभी दोनों में कोई एक संस्कृति पर संस्कृतिकरण में से अगला कदम भी रख देती है और दूसरी संस्कृति में पूर्णतः विलीन हो जाती है या आत्मसात हो जाती है। कल हम बात करेंगे डिसएसोसिएटिव प्रोसेस में।